कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनके बाद आपने ये सोचा होगा कि क्या वो सच था या बस मेरा वहम। मगर ये जानना उतना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी उन घटनाओं के बाद का अनुभव वो ही आपके लिए काफ़ी होता है। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सतपाल ने ट्रक की खिड़की से बाहर थूका और रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी। रात के कोई 11 बज रहे थे। आसनसोल से चलते हुए पूरे 14 घंटे हो चुके थे। पीठ अकड़ गई थी, आंखें जलने लगी थी और चाय की तलब इतनी तेज थी कि वो लगभग महसूस कर सकता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ में भरी अदरक वाली चाय जो वो घर पर छोड़ आया था। असम का रास्ता हमेशा ऐसे ही होता था, लंबा, थका देने वाला और किसी अनजान सपने जैसा जहां रात कभी खत्म नहीं होती। सतपाल का पूरा नाम था सतपाल सिंह ढिल्लों। पंजाब के एक छोटे से गांव होशियारपुर से था, मगर पिछले 12 सालों से वो ट्रक चला रहा था। बंगाल से असम, असम से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से वापस। उसकी जिंदगी के 2 ही घर थे। एक वो 4 दीवारी जहां उसकी बीवी परमजीत और 2 बच्चे रहते थे, और दूसरा ये टाटा 407 जिसकी सीट पर उसने शायद घर से भी ज़्यादा वक्त गुजारा था। ट्रक पुरानी थी। डैशबोर्ड पर एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्त थी, साथ में एक काला धागा जो उसकी बीवी ने बांधा था और एक पुराना कैलेंडर जिसमें माता रानी की तस्वीर थी। इन तीनों के बीच में कहीं सतपाल का भरोसा टिका हुआ था। खलासी गुड्डू, पूरा नाम गुड्डू प्रसाद, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। 19-20 साल का लड़का, पतला, काला, हमेशा एक लाल रंग का गमछा गले में डाले रखता था। उसके बाप ने भी ट्रकों पर खलासी का काम किया था, तो जैसे यही उसकी तकदीर में लिखा था। सतपाल के साथ वो कोई 3 साल से था। दोनों के बीच बाप बेटे जैसा नहीं पर यार जैसा रिश्ता ज़रूर था। रात को लंबे सफ़र में नींद आने लगती तो गुड्डू बेकार की बातें करता रहता, फिल्मों की, किसी लड़की की, गांव की, खाने की, बस ताकि सतपाल जागता रहे और सतपाल उसे गालियां देते हुए सुनता रहता। यही उनकी दोस्ती थी। उस रात असम के भीतरी रास्तों पर ट्रक चल रहे थे। नेशनल हाईवे छोड़कर वो एक लोकल रोड पर आ गए थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने यही रास्ता बताया था। कहा था कि यह गांव के भीतर से जाने पर डिलीवरी पॉइंट करीब पड़ेगा, मगर ये रास्ता वैसा नहीं था जैसा नक्शे में दिखता है। दोनों तरफ घने पेड़ थे, इतने घने कि ट्रक की हेडलाइट भी उनके पार नहीं जा पाते थे। जंगल कुछ 20 फीट की दूरी पर था, मगर लग रहा था जैसे वो अंदर से देख रहा हो। कोई आवाज़ नहीं थी, ना चिड़ियों की, ना झींगुरों की, बस ट्रक का इंजन और टायरों का रोड पर घिसटना। गुड्डू काफ़ी देर तक चुप था। ये असामान्य था। क्या हुआ? सतपाल ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। कुछ नहीं भैया, पेट में कुछ हो रहा है। खाना गलत था क्या? शायद। सतपाल ने एक नज़र उस पर डाली। गुड्डू का हाथ पेट पर था। रोकना है? हाँ भैया, ज़रा रोको, बड़ी ज़ोर की आ रही है।
सतपाल ने एक लंबी सांस ली और ट्रक धीरे करने लगा। रात के इस वक्त इस रास्ते पर रुकना उसे पसंद नहीं था, पर क्या करता, आदमी की फितरत है, कुछ चीजें रोकी नहीं जाती। ट्रक एक जगह रुकी जहां रोड थोड़ी चौड़ी थी। बाईं तरफ पेड़ों का झुरमुट था। गुड्डू ने दरवाजा खोला, गमछा संभाला और नीचे उतर गया। ज्यादा अंदर मत जाना, सतपाल ने कहा। हाँ भैया। सतपाल ने इंजन चालू रखा। रेडियो पर कोई पुराना हिंदी गाना बज रहा था, धीमी आवाज में, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट के बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। 5 मिनट, 10 मिनट, सतपाल ने घड़ी देखी। रात के 11:47 15 मिनट। उसने हॉर्न बजाया, एक बार, फिर दूसरी बार, कुछ नहीं। अब उसके पेट में हल्की एक बेचैनी उठी। उसने ट्रक से उतरने का सोचा, फिर रुक गया। बाहर अंधेरा बहुत था। उसने टॉर्च ढूंढी, डैशबोर्ड के खाने में थी। उसे निकाला और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। गुड्डू? आवाज जंगल में घुस गई, वापस नहीं आई। अबे गुड्डू? कुछ नहीं, बस हवा का एक झोंका जो पत्तों को हिला गया। फिर जंगल के अंदर से कोई हरकत। सतपाल का हाथ अपने आप हनुमान चालीसा की तरफ जाने लगा, जो उसकी जेब में हमेशा रहती थी। और तभी गुड्डू निकला, धीमे कदमों से, जैसे किसी ने उसे ठेल कर बाहर किया हो। सतपाल ने टॉर्च उस पर मारी। गुड्डू का गमछा एक कंधे से लटक रहा था। उसके पैर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे उसे महसूस नहीं हो रहा कि वो चल रहा है। क्या हुआ, इतनी देर? सतपाल पास गया। गुड्डू ने उसकी तरफ देखा। आंखें ठीक थी, मगर कुछ था उनमें जो सतपाल पहचान नहीं पाया। एक अजीब सा खालीपन, जैसे कोई घर हो जिसमें कोई रहता ना हो, पर दरवाजा खुला हो। भैया? उसने कहा। आवाज उसकी थी, मगर लहजा थोड़ा अलग था, धीमा, जैसे नींद में बोल रहा हो। हाँ, ठीक है तू? वो औरत। गुड्डू ने पलटकर जंगल की तरफ देखा। कौन औरत? अंदर थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले थे। सतपाल की रीढ़ में एक ठंडक उतरी। उसने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई। पेड़, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। चल, ट्रक में बैठ। उसने गुड्डू का हाथ पकड़ा। गुड्डू नहीं हिला। भैया, वो बुला रही है। कौन बुला रहा है? कोई नहीं है वहां, चल। इस बार सतपाल ने लगभग उसे खींचकर ट्रक की तरफ ले गया। गुड्डू चला तो गया, मगर 2-3 बार पलटकर उसी जगह देखा जहां से आया था। ट्रक फिर चलने लगी। सतपाल ने रेडियो बंद कर दिया। उसे अचानक वो गाना सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। बगल में गुड्डू बैठा था, चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। क्या देखा तूने वहां? सतपाल ने धीमे से पूछा। कुछ देर बाद गुड्डू बोला। पहले कुछ नहीं देखा, अंधेरे में बैठा था। फिर थोड़ी दूर पर कुछ सफेद दिखा। मैंने सोचा कोई कपड़ा है पेड़ पर, मगर वो हिल रहा था। हवा से हिल रहा होगा। भैया, हवा नहीं थी। सतपाल ने जवाब नहीं दिया। और वो? गुड्डू रुका। वो करीब आया और मुझे लगा जैसे उसका चेहरा औरत का चेहरा। बाल बहुत लंबे थे, आगे की तरफ झुके हुए, तो चेहरा ढका था
और वो मेरी तरफ देख रहे थे। गुड्डू, सच कह रहा हूं भैया। ठीक है, मगर अब उसके बारे में बात मत कर, समझा? ये सतपाल ने इसलिए नहीं कहा कि उसे यकीन नहीं था। उसने इसलिए कहा क्योंकि वो पुराने लोग, उसके दादा, उसके नाना, सब यही कहते थे कि रात के वक्त जब उनसे पाला पड़ जाए तो उनका नाम मत लो, उनकी बात मत करो, क्योंकि नाम लेने से वो और करीब आती हैं। गुड्डू चुप हो गया, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इस बार सड़क की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ, जैसे वो पेड़ों के ऊपर कुछ तलाश कर रहा हो। सतपाल ने उसे देखा। गुड्डू? कोई जवाब नहीं। गुड्डू? उसने कंधा हिलाया। गुड्डू ने पलट कर देखा, मुस्कुराया, एक अजीब मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर फबती नहीं थी। वो पीछे आ रही है भैया। क्या? वो औरत पीछे है। सतपाल ने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क, खाली सड़क और जंगल। कुछ नहीं है, सतपाल ने कहा, मगर उसका हाथ गियर पर थोड़ा कस गया। भैया, ट्रक धीमी मत करना। मैं क्यों करूंगा? वो रोकने को बोलेगी। ये वो पल था जब सतपाल को पहली बार सच में डर लगा। इसलिए नहीं कि जंगल में कोई था, इसलिए कि गुड्डू, जो गुड्डू भूत प्रेत की बात पर हमेशा हंसता था, जो कहता था, भैया ये सब ढकोसला है, वो गुड्डू अभी कुछ और कह रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब यकीन था, जैसे वो बता नहीं रहा बल्कि जानता है। सतपाल ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। रोड उबड़ खाबड़ थी, ट्रक हिचकोले खाने लगी, मगर उसने रफ्तार नहीं घटाई। तभी गुड्डू ने कहा, रोको भैया। नहीं, रोको, उसे देखना है। नहीं रोकूंगा भैया। चुप रह गुड्डू। सतपाल ने पहली बार इतनी कड़क आवाज में बात की थी। गुड्डू थोड़ा सिकुड़ा, फिर वापस खिड़की की ओर मुड़ गया। अगले कुछ मिनट खामोश रहे। फिर गुड्डू ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया। सतपाल ने कान लगाए। हिंदी नहीं थे, बिहारी नहीं थे, कोई और जुबान जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रोंगटे खड़े हो गए। गुड्डू? बुदबुदाहट बंद नहीं हुई। गुड्डू, मेरी तरफ देख। इस बार गुड्डू ने पलट कर देखा और सतपाल को जो दिखा वो उसने बाद में किसी को नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि उसकी आंखें वो वैसी नहीं थी। सतपाल के हाथ कांपने लगे। उसने अपने मन में हनुमान चालीसा शुरू की। जोर से नहीं, मगर होठों पर थे। बचपन से याद थे, माँ ने रटवाई थी। जिंदगी में कभी काम आई थी या नहीं याद नहीं, मगर उस वक्त उसे और कुछ नहीं सोचा। आगे कोई 3-4 किलोमीटर पर एक छोटा सा कस्बा था, ट्रांसपोर्ट नगर जैसा। कुछ दुकानें, एक ढाबा, कुछ ट्रक खड़े थे। रात के इस वक्त भी 1-2 जगह रोशनी थी। सतपाल ने ट्रक वहीं रोकी। उसने इंजन बंद नहीं किया। ढाबे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, अधेड़ उम्र, सिर पर गमछा, हाथ में चाय। सतपाल नीचे उतरा। उसने गुड्डू को ट्रक में ही छोड़ा। गुड्डू उस वक्त बिल्कुल चुप था, सीट पर अजीब तरह से बैठा था। दादा, सतपाल ने उस आदमी के पास जाकर धीरे कहा, वो जो जंगल वाला रास्ता है पीछे, उसमें क्या है? बुजुर्ग ने उसे देखा, फिर ट्रक की ओर देखा।
रात को उस रास्ते से कौन आया? तुम्हें बताने वाला था। कंपनी ने बोला था। कंपनी यहाँ की नहीं है, वो नहीं जानते। सतपाल ने एक पल रुक कर पूछा, क्या क्या है वहां? बुजुर्ग ने चाय का एक घूंट लिया। उस रास्ते पर एक जगह है जहां तुमने ट्रक रोकी होगी। वहां पहले एक गांव था, बहुत साल पहले। गांव नहीं रहा, मगर जो थे वो अभी भी हैं। वो औरत, उसका नाम मत लो, बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा। और तुम्हारे साथ जो है उसे यहां लाओ। सतपाल ट्रक के पास गया। गुड्डू अब सीट पर लेटा था, आंखें खुली थी, छत की तरफ देख रहा था। सतपाल ने उसे आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। गुड्डू उतर। इस बार गुड्डू उठा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने डोर खींची हो। दोनों ढाबे के पास गए। बुजुर्ग ने गुड्डू को देखा एक लंबी गहरी नजर से, फिर उठकर अंदर गया। कुछ देर बाद लौटा। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, उसमें से कुछ जड़ी बूटी जैसी चीज निकाली। एक कटोरे में पानी लिया। उससे कहो जो उसने देखा उसके बारे में कुछ मत सोचे, सतपाल ने गुड्डू से कहा। गुड्डू ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने वो पानी गुड्डू के हाथों पर डाला, फिर कुछ बुदबुदाया, असमिया में शायद, या कुछ और। 5 मिनट बीते, फिर गुड्डू ने एक लंबी थरथराती सांस ली, जैसे बहुत देर से सांस रोकी हो। उसका सिर झुका, कंधे ढीले पड़ गए। भैया, उसने कहा, और इस बार आवाज उसकी थी, असली उसकी। सतपाल ने उसका कंधा थामा। ठीक हूं? उसने पूछा। गुड्डू ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में पानी था। बुजुर्ग ने उन्हें एक बात और बताई, रात को आगे मत जाओ, यहीं रुको, सुबह की रोशनी होने पर जाना। सतपाल ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को फोन किया, डिलीवरी सुबह होगी। कंपनी नाराज हुई, मगर सतपाल ने फोन रख दिया। उस रात दोनों ट्रक में ही सोए, या यूं कहें कि सोने की कोशिश की। सतपाल की नींद नहीं हुई। रात के करीब 2 बजे उसने एक आवाज सुनी, बहुत दूर से, जंगल की तरफ से। एक औरत की आवाज, जैसे गाने की नहीं, रोने जैसी नहीं, बस एक आवाज, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। उसने हनुमान चालीसा जेब से निकाली। अंधेरे में पढ़ नहीं सकता था, मगर याद थी, मन में पढ़ता रहा। गुड्डू उस रात सोता रहा, गहरी नींद में, जैसे कोई थकान उतार रहा हो। सुबह जब रोशनी आई तो सतपाल को पहली बार ठीक से सांस लेना आसान लगा। उसने उस बुजुर्ग को ढूंढा। ढाबा खुला था, मगर वो आदमी नहीं था। एक लड़का था वहाँ, जो बोला कि उसके दादा तो रात को नहीं आते हैं। सतपाल ने उस लड़के से पूछा, कल रात तुम्हारे दादा थे यहाँ? लड़के ने अजीब नजर से उसे देखा। दादा बीमार है, महीने भर से घर से नहीं निकले। उस दिन के बाद सतपाल ने कभी रात को उस रास्ते से ट्रक नहीं निकाली। गुड्डू को उस रात का ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस इतना कि जंगल में एक रोशनी दिखी और वो रोशनी की तरफ चलने लगा था। उसे याद नहीं कि कितनी देर वो अंदर था, उसे याद नहीं कि उसने क्या देखा, मगर एक चीज थी जो उसे याद थी, वो औरत। उसका चेहरा उसे याद नहीं था, मगर उसकी आवाज, वो उसे याद थी, और वो आवाज उसे पहचानी लगी थी। सतपाल अक्सर कहता है, ट्रक चलाने वाले को 2 दुश्मनों से डरना चाहिए, एक नींद से, दूसरे उनसे जो रात के वक्त मिलते हैं।
जब कोई और नहीं मिलता। गुड्डू अब ट्रक पर नहीं चढ़ता। उसने दूसरा काम ढूंढ लिया और असम के रास्ते पर आज भी ट्रक वाले कहते हैं रात के वक्त अगर कोई रुकने को कहे, चाहे पेट हो चाहे कुछ और, तो बस ट्रक मत रोकना, बस ट्रक मत रोकना। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नवंबर का महीना था। उत्तर भारत के उस छोटे से कस्बे में ठंड अभी उतनी पड़ी नहीं थी कि रज़ाई निकालनी पड़े, मगर हवा में एक तरह की नमी थी जो हड्डियों तक पहुंचती थी। रात के 9 बजे ज़मीर अपनी माँ की आवाज़ से उठा था। बेटा, आज चाचा अब्दुल रहीम के यहाँ जाना है। उनका गांव दूर है, मगर कार्ड तो देना ही पड़ेगा। ज़मीर ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि माँ और अब्बा के बीच ये बात पहले ही हो चुकी है और अब्बा ने मना किया है। मेरे भाई को कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। मगर माँ का दिल ऐसा नहीं होता। रिश्ते चाहे कड़वे हों, रस्म तो निभानी ही पड़ती है। चाचा अब्दुल रहीम और अब्बा के बीच में जो कुछ था वो किसी को पूरा पता नहीं था। ज़मीर को बस इतना पता था कि बरसों पहले दादा की ज़मीन के बंटवारे में कुछ हुआ था। तब से दोनों भाइयों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई थी। ईद पर सलाम दुआ होती थी, बस इतना। उस सुबह ज़मीर ने झोले में कार्डों का बंडल रखा। कुछ कस्बे के भीतर के थे, कुछ बाहर के, और घर से निकल गया। पहला पड़ाव था चाची शकीला का घर, जो 5 गली छोड़कर था। फिर मोहल्ले के मास्टर साहब, जो अब्बा के पुराने दोस्त हैं। फिर बाजार में दुकानदार रमेश जी, जिनके यहाँ से घर का सामान आता था। इस तरह एक एक कार्ड बांटता रहा और दोपहर होते होते कस्बे के भीतर का काम निपट गया। चाचा अब्दुल रहीम का गांव हरिगढ़ कस्बे से कोई 22 किलोमीटर दूर था। वहां जाने के लिए पहले बस पकड़ने थे, जो दोपहर 2 बजे मिलते थे, और फिर उतरकर कोई 4 किलोमीटर पैदल चलना था। ज़मीर ने बस पकड़ी। बस में उसके अलावा कुछ गांव वाले थे, एक बुजुर्ग औरत जो अनाज की बोरी के साथ थी, 2-3 मजदूर और एक लड़का जो पूरे रास्ते खिड़की से बस बाहर ही देखता रहा। बस धुएं का एक बादल छोड़ते हुए कच्ची पक्की सड़क पर चलती रही। उतरने वाला एक अड्डा चाय की दुकान के पास था। ज़मीर वहाँ उतरा तो चाय वाले ने कहा, हरिगढ़, उस तरफ वाली पगडंडी से जाइए, रास्ता कुछ छोटा पड़ेगा। पगडंडी खेतों के बीच से गुजरते थे। नवंबर में कटाई हो चुके थे, इसलिए खेत खाली पड़े थे। मिट्टी की कच्ची पटरियां, बीच बीच में सरसों के नन्हे पौधे। दूर तक कोई पेड़ नहीं था, बस आसमान और सूखी धरती। ज़मीर को चलते चलते 1.5 घंटा लग गया। चाचा अब्दुल रहीम का घर हरिगढ़ के पूरब वाले सिरे पर था। पुराना मकान था, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से खपड़े। आंगन में एक अमरूद का पेड़ था जिसके पत्ते पीले पड़ चुके थे। दरवाजे पर ज़मीर ने आवाज़ दी। अंदर से एक आदमी की खांसी सुनाई दी, फिर पैरों की आहट। चाचा अब्दुल रहीम निकले। 60 के करीब उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में एक थकान जो शायद उम्र की नहीं बल्कि किसी पुरानी बात की थी। उन्होंने ज़मीर को देखा और एक पल के लिए कुछ गुजरा उनके चेहरे पर। पहचान, फिर हैरानी, फिर एक अजीब सी सपाटी।
कौन? अरे तू तो अजीज का लड़का है। जी चाचा जी, ज़मीर बहन की शादी का कार्ड लाया था। उन्होंने कार्ड लिया, उल्टा पलटा पढ़ा। किसी ने शादी में ज़रूर आने को नहीं कहा। कार्ड देने वाले ने भी नहीं, लेने वाले ने भी नहीं। ठीक है, बस इतना। दरवाज़ा बंद हो गया। ज़मीर कुछ देर के लिए खड़ा रह गया, फिर मुड़ गया। जब तक ज़मीर गांव से बाहर निकला 5:30 बज चुके थे। आसमान में नारंगी रंग था जो धीरे धीरे भूरे में बदल रहा था। वो पगडंडी पर चला तो एहसास हुआ कि वही रास्ता जो आते वक्त साफ दिख रहा था अब धुंधला पड़ रहा है। जब तक वो बस अड्डे तक पहुंचा अंधेरा पूरी तरह उतर आया था। चाय की दुकान बंद थी। दुकान के शटर पर ताला लगा था। एक कुत्ता दूर बैठा था जिसने ज़मीर को देखा और मुंह फेर लिया। 90 का दशक था। मोबाइल का ख्याल भी नहीं था। बस का आखिरी वक्त कब था ये ज़मीर को पता नहीं था। उसने सोचा था कि वापसी जल्दी हो जाएगी, मगर अब ना बस थी, ना कोई सवारी, ना कोई जानने वाला। वो सड़क के किनारे खड़ा रहा कोई 15 मिनट तक। 1-2 ट्रकें गुजरे मगर रुके नहीं। रात में उस सड़क पर अकेले खड़े अजनबी को कोई क्यों रोकता। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। ज़मीर के पास जो कपड़े थे वो दोपहर के लिए काफ़ी थे, रात के लिए नहीं। उसने सोचा कि हरिगढ़ वापस जाकर किसी के यहाँ रुकने की दरख्वास्त करे, मगर फिर चाचा का वो बंद दरवाज़ा याद आया और उसके पांव उस तरफ नहीं उठे। उसने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू किया। कोई सराय, कोई धर्मशाला, कोई ढाबा, कुछ तो मिलेगा। कोई आधे घंटे के चाल के बाद एक मोड़ पर ज़मीर को एक इमारत दिखी। सड़क से थोड़ा हटकर एक टेढ़ी पगडंडी के पास 2 मंजिला पुराना मगर खड़ा था। खिड़कियां बंद थी। दरवाज़ा एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा बंद था मगर ताला नहीं था। घर के आगे एक नीम का पेड़ था जिसकी टहनियाँ रात की हवा में कांप रही थी। ज़मीर रुका। उसने सोचा कि ये किसी का पुराना मकान है, शायद बंद पड़ा हो, शायद कोई रखवाला हो। उसने आवाज़ लगाई, कोई है? आवाज़ दूर तक गई और वापस नहीं आई। उसने फिर पुकारा, कुछ नहीं। ज़मीर ने दरवाजे को हल्के से धकेला। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, मगर उस परत पर कुछ ऐसे निशान थे जो ज़मीर को अजीब लगे। गोल गोल, जैसे किसी ने वहाँ बैठकर कुछ खींचा हो या जैसे कोई चीज़ घूमती रही हो। एक तरफ एक पुरानी चारपाई थी। उसकी बांध टूटी हुई थी मगर ढांचा सही था। दूसरी तरफ एक दीवार थी जिस पर एक फ़ोटो टंगी थी। ज़मीर ने माचिस जलाई। जेब में थी। सिगरेट पीता नहीं था मगर रखता था और फ़ोटो के पास गया। फ़ोटो में एक परिवार था, 5 लोग, काले सफ़ेद, एक आदमी, एक औरत, 3 बच्चे। सब सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे और उस ज़माने में खिंचवाते थे, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना मुस्कान, ना गंभीरता, बस खालीपन। माचिस बुझ गई। ज़मीर ने खिड़की के पास जाकर उसे थोड़ा खोला। बाहर की रोशनी, चांद की पतली लकीर अंदर आई। उसने चारपाई की तरफ देखा और सोचा कि रात वहीं काट ली जाए, सुबह होते ही निकल जाएगा। वो बैठ गया। आधी रात के करीब
ज़मीर की आँख खुली। वो जानता था कि उसने आँख खोली है क्योंकि छत पर दिखने लगी थी वो धुंधली पुरानी छत। मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी आँखें क्यों खुली। घर में एक आवाज़ थी। आवाज़ कोई आवाज़ नहीं थी, यानी उसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता था। ये वैसी नहीं थी जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। ये वैसी भी नहीं थी जैसे हवा आती है या लकड़ी चरचराती है। ये एक ऐसी आवाज़ थी जो शायद सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि महसूस हो रही थी, जैसे कमरे में कुछ और भी सांस ले रहा हो। ज़मीर ने उठकर बैठने की कोशिश की। तभी उसने देखा कमरे के एक कोने में, वो कोना जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी, कुछ था। आकार था उसका इंसान जैसा, मगर बिल्कुल इंसान जैसा नहीं, जैसे किसी ने इंसान को कागज़ पर बनाया हो और फिर उस कागज़ को थोड़ा मोड़ दिया हो। वो खड़ा था, सिर ज़मीन की तरफ था। नहीं, सिर नहीं था, ऊपर वाला हिस्सा बस झुका हुआ था। पाँव ज़मीन से लगे थे, मगर ज़मीर को लग रहा था कि लगे नहीं हैं, बस उसे लग रहा है कि लगे हैं। ज़मीर हिला नहीं, सांस रुक गई। वो चीज़ हिली, बहुत धीरे, जैसे पानी में कोई लहर नहीं आती, बस पानी की सतह बदलती है। ज़मीर ने बाद में, बरसों बाद, जब भी ये बात बताई तो हमेशा एक जगह रुक गया। उसने कहा कि वो चीज़ उसके पास नहीं आई, उसने कोई आवाज़ नहीं की, उसने कुछ किया नहीं, वो बस थी और उसका होना ही काफ़ी था। ज़मीर को पता था, बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के, कि जो उस कोने में खड़ा था वो उस घर में नहीं रहता था, वो उस घर में फंसा हुआ था। इन दोनों में फ़र्क है। रहने वाले को घर से लगाव होता है, फंसे हुए को घर से नफ़रत। और वो नफ़रत ज़मीर को महसूस हो रही थी, जैसे हवा में नमी होती है और तुम उसे देख नहीं सकते मगर जानते हो कि है। वैसे ही उस कमरे में एक ऐसी नफ़रत थी जो किसी के लिए नहीं थी, बस थी। कितनी देर वो खड़ा रहा ये ज़मीर को नहीं पता। उसने ये भी नहीं पता कि उसकी आंखें खुली थी या बंद। एक वक्त आया जब वो चीज़ वहाँ नहीं थी। सुबह की रोशनी खिड़की से आई तो ज़मीर उठा। उसके पाँव सुन्न थे, जोड़े अकड़े हुए थे। उसने कमरे में एक नज़र डाली, सब कुछ वैसा ही था। उसने जाने से पहले उस फोटो को एक बार फिर देखा जो दीवार पर थे। परिवार की फ़ोटो, 5 लोग, मगर इस बार और ज़मीर को पूरा यकीन था कि उसने सही देखा, क्योंकि सुबह की रोशनी थी, कोई धुंधलका नहीं। उस परिवार में 5 नहीं 6 लोग थे। पहले वाले 5 के पीछे थोड़ा सा बाहर एक और चेहरा था, धुंधला, जैसे कैमरे के सामने आधा आया हो और आधा रह गया हो, मगर उसकी आंखें साफ थी। ज़मीर ने फ़ोटो से नज़र हटाई और बाहर निकल आया। सड़क पर आकर ज़मीर ने देखा कि सुबह की पहली बस अभी आधे घंटे बाद आएगी। वो सड़क के किनारे बैठ गया। उस वक्त उसे जो महसूस हुआ वो डर नहीं था। डर तो रात में था, सुबह कुछ और था। एक तरह की थकान जो नींद की थकान नहीं थी, एक खालीपन जो भूख का नहीं था, जैसे रात भर उस घर ने कुछ लिया हो। कोई चीज़ नहीं, कोई नाम नहीं उसका, बस कुछ। बस आई, ज़मीर बैठ गया। कस्बे में उतरकर वो सीधे घर गया।
माँ ने पूछा कि रात को कहाँ था। उसने कहा रास्ते में देर हो गई, किसी के यहाँ रुक गया। अब्बा ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। बहन की शादी हुई, चाचा अब्दुल रहीम नहीं आए। ज़मीर ने वो घर एक बार फिर देखा। कोई 15 साल बाद वो उसी रास्ते से गुजरा था, किसी काम से। घर था, मगर जहाँ वो था वहाँ अब कुछ नहीं था। ज़मीन थी, नीम का पेड़ था, बूढ़ा हो गया था, कुछ टहनियाँ टूट गए थे और नींव के कुछ पत्थर थे बस। ज़मीर ने वहाँ खड़े एक बुज़ुर्ग से पूछा। बुज़ुर्ग ने कहा कि वहाँ एक मकान था, बहुत पुराना, किसी का था नहीं, बस बरसों से बंद था। एक रात अपने आप गिर गया। कोई आंधी नहीं, कोई भूकंप नहीं था, बस एक रात गिर गया। कब की बात है? ज़मीर ने पूछा। बुजुर्ग ने सोचा, अरे कोई 15-16 साल हुए होंगे, ठीक ठीक याद नहीं। ज़मीर ने हिसाब लगाया, वो वही रात थी। बरसों बाद जब ज़मीर के बच्चे हुए और बड़े हुए तो एक बार उसकी बेटी ने, जो उस वक्त शायद 12 या 13 साल की थी, कहा कि उसके सपने में एक पुराना घर आया था। उसने घर का जो हुलिया बताया वो ज़मीर ने ध्यान से सुना। नीम का पेड़, 2 मंजिला, लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा। ज़मीर ने कुछ नहीं कहा, बस पूछा, सपने में कोई और भी था? बेटी ने कहा, हाँ, एक आदमी था, कोने में खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था। ज़मीर ने एक पल रुक कर कहा, ऐसे सपने आते हैं, बस नज़रअंदाज करना, ये सब होता रहता है। बेटी ने पूछा, क्यों अब्बा? ज़मीर ने जवाब नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ जगहें सिर्फ इमारत नहीं होती, कुछ जगहें उन लोगों का बोझ उठाती हैं जो वहाँ रहें, जो वहाँ मरें, जो वहाँ अकेले थे। और कभी कभी वो बोझ किसी राहगीर पर भी पड़ जाता है, बिना उसकी इजाज़त के, बिना किसी वजह के। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको इनमें से कोई भी कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इन कहानियों के बारे में मैं आपकी राय लेना बेहद पसंद करता हूँ। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।